नमस्कार दोस्तों, एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और गुड इवनिंग है सभी लोगों को। तो एक बार मेरे साथ लाइव जुड़िएगा और आज की जो क्लास है, आज की जो कक्षा है, इसकी शुरुआत करके हम लोग देखते हैं। और कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, कल 26 जनवरी थी और इसकी वजह से क्लास कल नहीं हो पाई थी। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा डिले हुआ और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको पता है कि चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेशन हमारा होने वाला है और इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेशन हमारे हो चुके हैं। तो एक बार आप सभी लोग लाइव जुड़िएगा ताकि आज की क्लास जो है, आज की जो कक्षा है, इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत यहाँ पर हम लोग कर पाए। एक बार वॉइस वगैरह चेक कर ली जाए कि प्रॉपर वे में आपको वॉइस वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिएगा, वॉइस वगैरह एकदम सही आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो आज की जो क्लास है, आज की जो कक्षा है, फिर इसकी शुरुआत करके हम देखते हैं और पहले नंबर प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं कि पहले नंबर का जो प्रश्न है आपसे, उसमें आपके क्या पूछा गया है। ठीक है, अगर हम पहले नंबर प्रश्न की चर्चा करें, पहले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो आपसे पूछा गया है कलयुग का कन्हैया। अगर हम आपसे पूछें कि जो कलयुग का कन्हैया है, तो कलयुग का कन्हैया किसे कहा जाता है। पहले ऑप्शन की अगर हम आप चढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया है मलिक मोहम्मद जायसी की बात की जाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की जाए, घनानंद की बात की जाए और बोधा की बात की जाए। तो कलयुग का जो कन्हैया कहा जाता है वो किसे संबोधित किया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका जो सबसे सही जवाब आपका बनेगा, वो राइट आंसर कौन सा बनकर आ जाएगा, ये आपको बताना है कि कलयुग का जो कन्हैया हम कहते हैं वो किसे आपके संबोधित किया जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर आपसे देखा जाए मलिक मोहम्मद जायसी हैं तो इनसे कन्हैया से कोई मतलब है नहीं। यहाँ कन्हैया शब्द का जो अर्थ निकल कर आया है वो किसके लिए है, प्रेम से है। क्योंकि आपको जानते हैं कि श्रृंगार रस में अगर देखा जाएगा तो श्री कृष्ण को स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए कन्हैया जो शब्द का हमने प्रयोग किया है, हमने बताया कि किसके लिए प्रयोग किया है, तो प्रेम के लिए हमने प्रयोग कर रखा है। किसके लिए, प्रेम के लिए हमने प्रयोग कर रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई मलिक मोहम्मद जायसी बनेंगे नहीं, क्योंकि उनसे कोई लेना देना यहाँ पर है नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की जाए, अब देखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करते हैं तो इनकी 3 प्रेमिकाएं थी। इनकी जो प्रेमिकाएं थी, अगर आपकी प्रेमिकाओं की संख्या पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कितनी प्रेमिकाएं थी, 3 प्रेमिकाएं आपको देखने को मिलती हैं। घनानंद की प्रेमिका थी, बोधा की भी थी, लेकिन इनकी प्रेमिकाएं जो एक एक थी और इनकी प्रेमिकाओं की संख्या क्या है, 3 थी। और अच्छी बात बताऊं कि तीनों से विवाह नहीं हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो विवाह हुआ वो तीनों के साथ नहीं हुआ, उनका विवाह जो हुआ वो अलग लड़की के साथ इनका विवाह देखने को मिलता है। तो 3 प्रेमिकाएं होने की वजह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जो स्थान दिया गया वो कलयुग का कन्हैया कहा गया। तो यहाँ पर सबसे सही की अगर हम बात करते हैं तो जो बी वाला विकल्प बनेगा वो राइट आंसर के अंतर्गत आ जाएगा। तो कलयुग का जो कन्हैया कहा गया किसे कहा गया, तो आप बताओगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को संबोधित किया जाता है। किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो बनेंगे वो सबसे सही विकल्प में से आपके एक माने जाएंगे। विरोधाभास अलंकार का जो बादशाह कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो विरोधाभास अलंकार का बादशाह किसे कहा जाता है। एक तो सेनापति हैं, एक देव हैं आपके, एक घनानंद है और एक बालकृष्ण भट्ट है। तो आपको पता हो कि विरोधाभास अलंकार क्या होता है। तो जहां पर विरोधाभास, अगर आप इसे तोड़ोगे तो बनेगा विरोध, विरोध धन आभास बराबर विरोधाभास। जहां पर विरोध का सिर्फ आभास हो और वास्तविकता में विरोध ना हो, यानी विरोध का सिर्फ हमें आभास हो, वास्तविकता में विरोध ना हो, तो वहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा अलंकार बनेगा तो आप बताओगे विरोधाभास अलंकार बनकर आता है। अर्थात अगर आप पंक्ति को सुनोगे तो लगेगा कि विरोधाभास है, लेकिन जब आप अर्थ निकालोगे तो विरोधा आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे हमने कहा कि सरस्वती तेरे ज्ञान की है अनोखी बात, अज्यो ज्यो खर्चे त्यों त्यों बढ़े,
बिन खर्चे घट जात। अब इस पंक्ति को अगर आप देखोगे तो भाई अगर आप कोई चीज खर्च करोगे तो वो बढ़ेगी कैसे, और अगर नहीं खर्च कर रहे हो तो घट जा रही है। जबकि ये तो उल्टा होना चाहिए था भाई, अगर पैसा आपके पास है और पैसा जैसे जैसे आप खर्च करोगे तो और बढ़ेगा क्या, वो तो और घटेगा। और अगर अपने पास आपने उसको एकत्रित करके रख रखा है, जमा करके रख रखा है, तो क्या वो गायब हो जाएगा, क्या नहीं होगा। लेकिन ये जो बात की गई वो रुपये पैसे के लिए नहीं कही गई, कहा गया कि सरस्वती तेरे ज्ञान की है अनोखी बात, यानी सरस्वती अर्थात विद्या की बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है। कि शिक्षा की एक अजीब सी कहानी होती है ज्ञान की, कि अगर आप ज्ञान का प्रयोग करोगे, ज्ञान को आप दूसरों को बांटोगे, ज्ञान को आप दूसरों को देंगे, तो वो और ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। और अगर आप एक महीने तक कॉपी किताब बिल्कुल बंद कर दीजिए, कॉपी किताब को बिल्कुल आप देखिए ही मत, तो आप देखोगे एक महीने के बाद चीजें आपको भूल जाएंगी। यहाँ तक कि जो हम लोग हैं भाई सारी चीजें कन्फर्म है, कोई चीज दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। लेकिन अगर एक महीना हम लोग भी पढ़ाना छोड़ दें तो आप देखोगे जो चीजें हमें याद हैं, जो दिमाग में है, उनका आंसर जल्दी से नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज होती है। तो ये विरोधाभास अलंकार है। कौन सा बन जाएगा, विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार के जो बादशाह माने गए हैं वो घनानंद को माना गया है। किसको माना गया है, घनानंद को माना गया है। और कभी अगर आपसे ये पूछता है कि बताइए उपमा का बादशाह कौन है, तो उपमा का जो बादशाह आपको देखने को मिलते हैं वो कालिदास को आपके माना जाता है। तो विरोधाभास अलंकार के बादशाह कौन है, घनानंद के नाम से आपके संबोधित किया जाएगा। जयशंकर प्रसाद के गुरु का क्या नाम था, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हालांकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर इनके गुरु का नाम आपको पता नहीं होगा, मुझे लगता है ऐसा। तो जयशंकर प्रसाद के गुरु का नाम पूछा गया है कि भाई जयशंकर जो प्रसाद है उनके गुरु का क्या नाम है। एक तो है पहला ऑप्शन में दिया जाए तो यादव प्रकाश है, दूसरा है निम्बार्क है, मोहनी लाल है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद के गुरु का नाम अगर आपसे पूछा जा रहा है तो मोहनी लाल मिलेंगे। कौन मिल जाएंगे, मोहनी लाल जो है ये जयशंकर प्रसाद के गुरु माने जाते हैं। अच्छा कभी कभी आपसे मीरा के गुरु पूछ लिया करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कभी आपसे पूछे कि बताइए मीरा के गुरु का नाम क्या था, तो रैदास है। मीरा के गुरु का नाम क्या था, रैदास था। और इसी में अगर आपसे पूछ ले कि कबीर के गुरु का नाम क्या है, कबीर के गुरु का नाम भी कभी कभी पूछ लिया करता है, भैया बताइए कबीर के गुरु का नाम क्या है, तो रामानंद है। कौन है, रामानंद माने जाते हैं। तो कबीर के गुरु का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो रामानंद आपको देखने को मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इनको थोड़ा सा अलग से भी याद रखने की आवश्यकता है। तो मीरा के गुरु का नाम क्या मिलता है, रैदास मिलता है। कबीर के गुरु का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या मिल जाएगा, रामानंद देखने हैं। तो यहाँ पर मोहनी लाल जो बनेंगे सबसे सही है। अगर जयशंकर प्रसाद के गुरु का नाम क्या है, मोहनी लाल आपको देखने को मिल जाता है। कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। अगर हम कोहरे में कैद रंग की बात करते हैं तो उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो कब मिला था। तो पहली चीज क्या है, जो ये रचना है इनकी कोहरे में कैद रंग की बात की जाए तो ये इनका एक उपन्यास है। कभी आपसे पूछ सकता है ये क्या है, तो कोहरे में कैद रंग जो है ये उपन्यास आपको देखने को मिलता है। और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार इन्हें इस रचना के लिए मिला हुआ था वो याद रखिएगा 2008 में दिया गया। देखिएगा आपके सिलेबस में अगर देखा जाएगा, चाहे यूपी पुलिस की बात कर लो, यूपी पुलिस की बात कर लें और प्लस लेखपाल दोनों की बात कर लेते हैं, लेखपाल, तो इन दोनों में ही आपके पुरस्कार से प्रश्न तो 100% बनने हैं। पुरस्कार में 3 पुरस्कारों को आपको याद रखना पड़ेगा। एक जो पहला पुरस्कार जो बनता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक तो साहित्य अकादमी, एक व्यास सम्मान भी याद रखिएगा। तो ये पुरस्कार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार आपसे भी पूछे जाने की संभावना बनती है, और एक व्यास सम्मान से भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, और एक सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिलता है। हालांकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो साहित्य अकादमी और इसके साथ साथ जो आपका है व्यास सम्मान, इन दोनों को याद रखिएगा। यहाँ से आपके प्रश्न बनने की जो संभावना है वो पूर्ण रूप से बनती है, और यहाँ से प्रश्न भी आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा। तो पुरस्कार भी हम लोग आगे चलकर देखेंगे और उसकी भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन फिलहाल में अभी हम
जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं की चर्चा आपसे कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, मिट्टी की बारात काव्य के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? दो प्रश्न हमने रखे हैं आज कि मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह जो सुमन है उनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? तो 1974 में मिला था, या 1975 में मिला था, या 1976 में मिला था, ये आपको बताना है। चलिएगा, अभी तक हमारे साथ 3-4 लोग थे, तो भाई कहाँ चले गए हैं? एक बार आ जाइएगा सब लोग, ताकि क्योंकि जब लोग रहते हैं तो मजा भी आता है ना। तो एक बार सभी लोग उपस्थित हो जाइएगा ताकि हम इसकी जो शुरुआत है वो अच्छे से कर पाए। देखिएगा, ये जो इन्हें पुरस्कार मिला था, आपको बता दूं कि 1974 में मिला था। ये पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी की बारात काव्य के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो 1974 में मिला था। कब मिला था? तो आप बताओगे कि 1974 जो बनेगा वो सबसे सही विकल्प बनकर आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के साथ साथ चीजों को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तब जाके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे ना। चलिएगा और आगे बढ़िएगा। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा गया? पूछा गया है कि जो बुंदेलखंड के चंद्रबरदाई हैं वो किसे कहा गया। हालांकि देखा जाए तो चंद्रबरदाई तो अलग है, लेकिन बुंदेलखंड की चंद्रबरदाई की बात की गई है। और अगर हम चंद्रबरदाई की सिर्फ बात करते हैं तो आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो सबसे महत्वपूर्ण उनका काव्य ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित, उनके विवाह से संबंधित, उनके युद्ध से संबंधित सभी चीजों की चर्चा वहां पर की गई है। तो पूछा गया है कि बुंदेलखंड के जो चंद्रबरदाई हैं वो किसे कहा गया है? वृंदावन लाल वर्मा को, श्याम सुंदर दास को, या मनु भंडारी को, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो देखिएगा भाई, ये तो दोनों आपके हटी जाएंगे, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ना बनेंगे ना तो मन्नू भंडारी बनेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो वृंदावन लाल वर्मा सबसे सही जवाब के रूप में हम बात करते हैं। तो बुंदेलखंड का जो चंद्रबरदाई किसे कहा गया है? तो वृंदावन लाल वर्मा को कहा गया है, क्योंकि उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उपन्यास के आधार पर उन्हें क्या कहा गया है? बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कह के उन्हें संबोधित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 का जो सही विकल्प बनेगा वो ए वाला आपका जो होगा राइट आंसर के अंतर्गत स्थानीय जगह हम दे सकते हैं। साथ में आइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? मुन्नूलाल तिवारी के द्वारा, या शांति प्रसाद जैन के द्वारा, या गिरिराज किशोर के द्वारा, या कैलाश वाजपेयी के द्वारा? हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, शायद गलती से हट गए हों। पीछे तो थे ना ऑप्शन, हाँ पीछे ऑप्शन थे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो इसको हम ऑप्शन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना आपको देखने को मिलती है वो कब मिलती है? या आपसे पूछा गया कि किसने की थी, तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना की गई थी वो शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? शांति प्रसाद जैन के द्वारा आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने वहां पर पीछे 2 पुरस्कार बताए थे, एक आपको व्यास सम्मान बताया था, एक आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार बताया था। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कि हमने अभी आपसे कहा कि पुरस्कार से संबंधित प्रश्न 100% है, आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो ये बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा, 8वें नंबर पर, पानी बिच मीन प्यासी अमोही सुन सुन आवे हासी, ये पंक्ति की जो बात की जाए किसकी पंक्ति है? तो देखिएगा, हालांकि यहाँ पर तो पंक्ति पूछा गया है, लेकिन ज्यादातर इन पंक्तियों में आपका अलंकार पूछा जाता है कि बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार बनेगा। तो देखिएगा, एक तो आपका होता है विशेषोक्ति अलंकार। एक अलंकार क्या होता है? विशेषोक्ति, और एक होता है विभावना। तो 2 अलंकार आपके होते हैं। और रानी परी जी हैं, करें कि ओनली 3 लोग हैं। मेन है कि आप जो
पढ़ने आए हैं तो लोगों की संख्या देख के आपको नहीं पढ़ना है भाई। जब आप घर में पढ़ती होंगी तो अकेले ही पढ़ती होंगी, तो उसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, चाहे 2 लोग हो, चाहे 3 लोग हो, चाहे 4 लोग हो, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मान ये रखता है कि कंटेंट जो आपको मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है ना, तो वो ध्यान देने वाली बात है। और आपने कितना पढ़ा है, कितनी आपको पढ़ाई करनी है, ये आवश्यकता है ना। तो भाई आप प्रश्नों का जवाब दीजिए। अब लोगों की संख्या घट बढ़ सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो तो अलग बात हो गई आपकी ना। तो पानी बिच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हांसी की बात की गई है। इस पंक्ति में पूछा गया है कि पंक्ति किसकी है। और अगर मैं इसी में आपसे एक शब्द और जोड़ दूं, और मैं अगर आप में इसी में से पूछ लूं कि बताइए अलंकार कौन सा है, अगर हम आपसे पूछ लें कि बताइए इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, तो देखिए हमने बताया कि 2 अलंकार होते हैं। एक हमने अभी आपको बताया कि विभावना होता है, और एक होता है विशेषोक्ति। एक क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो ये दोनों अलंकार आपस में अंतः संबंधित एक प्रकार से होते हैं। कैसे हैं? विभावना, विभाव धन अना बराबर विभावना। अगर यहाँ से पूछा जाए तो विभावना का अर्थ होता है कारण। विभावना का अर्थ क्या होता है? कारण या साधन। तो जहां पर कार्य पूर्ण होने के संसाधन ना हो और फिर भी कार्य आपका पूरा हो जाए, तो वहां पर आपका विभावना अलंकार बनकर आता है ना। यानी जहां पर कार्य पूर्ण होने के संसाधन ना हो, उसके बावजूद भी कार्य आपका पूरा हो जाए, तो उसे हम कहते हैं विभावना अलंकार। ठीक है। और अच्छा, कैमरा साफ करने दीजिए। रानी परी जी कह रही है कि सर कैमरा साफ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी आप इंक्रीज कर लीजिएगा। जैसे कई बार अगर आपको साफ नहीं दिखता है तो वहां पर आप देखेंगे जो सेटिंग है, सेटिंग में आप जाएंगी तो वहां पर आपको पिक्चर क्वालिटी दिखती है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। आप उसको 360p पे देखिए या 720p पे देखिएगा। इस पे आप देखेंगी तो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी दिखेगी। इस पे आप देखेंगी तो क्वालिटी जो दिखेगी वो आपको अच्छा दिखेगा ना, क्योंकि आपकी क्वालिटी हो सकता है 144 पे चल रही हो ना, तो इसीलिए 144 पे जब आप पिक्चर की क्वालिटी रखते हैं तो क्वालिटी कम सही दिखा करती है। तो क्वालिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा तो आपको अच्छा दिखने लगेगा। फिर आपको सारी चीजें आसानी से क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी यहाँ पर ना। तो यहाँ पर देखिएगा हमने आपसे कहा कि पानी बिच मीन प्यासी और मोही सुन सुन आवे हाथी। तो हमने क्या बताया? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में साधन होते हैं पर कार्य, साधन नहीं होते पर आपका कार्य हो जाता है। और इसकी पहचान क्या है कि अगर कहीं पर बिनु शब्द आए, सबसे देखिएगा ट्रिक है ये, अगर कहीं पर बिनु शब्द आता है, कहीं पर बिना शब्द आता है, कहीं पर रहित शब्द आता है, अगर ये तीनों शब्द आपको कहीं पर मिले, तीनों में से कोई भी एक शब्द आपको मिले, तो मान के चलिएगा कि जो आपके सामने अलंकार बनाएगा वो विभावना अलंकार आपके सामने बनाता है। जैसे हमने आपसे कहा कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, अब कर बिनु करम करे विधि नाना। अब ये पंक्ति की अगर आपसे बात की जाए तो ये पंक्ति आपकी किसके अंतर्गत आएगी? तो क्या हमने कहा कि बिनु पग चले, अर्थात उसके पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। बिनु पग चले और सुनय बिनु काना, और कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। अब कर बिनु करम, कर का मतलब होता है हाथ, यानी उसके पास हाथ नहीं है फिर भी करम, करम का मतलब कार्य, फिर भी सभी कार्यों को कर रहा है और नाना प्रकार से कर रहा है, मतलब कई प्रकार से कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आपसे देखा जाएगा तो संसाधन नहीं है। भाई अगर आपको पैरों से चलना है तो पैर तो होने चाहिए ना, लेकिन पैर नहीं है। सुनने के लिए कान चाहिए लेकिन कानों नहीं है। कार्य करने के लिए हाथ चाहिए, हाथों नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो वो सभी कार्यों को कर रहा है। तो साधन का अभाव है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, तो इसका मतलब विभावना अलंकार है। और विशेषोक्ति होता है जस्ट अपोजिट, अर्थात आपके काम करने के सभी संसाधन आपके पास उपलब्ध हो लेकिन फिर भी आपका कार्य अगर नहीं हो पाता है, तब आप मान के चलिएगा कि विशेषोक्ति अलंकार के बनकर आता है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि पानी बिच मीन प्यासी मोहि सुरसन आवे हासी। अर्थात भाई कोई व्यक्ति, कोई जानवर अगर प्यासा है तो उसे किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो आप बताओगे पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी, जो मछली है वो कहाँ रहती है? पानी के बीच में रहती है। अब वो पानी के बीच में रहती है लेकिन फिर भी उसे क्या है? प्यास लगी हुई है। और इस बात को सुनकर जो राइटर है, जो रचनाकार है, उनको क्या आ रही है? हंसी आ रही है। तो इसका मतलब कार्य संपन्न होने के सभी संसाधन उपलब्ध है, अर्थात पानी उपलब्ध है लेकिन फिर भी यहाँ प्यास नहीं बुझ रही है, तो इसका मतलब विशेषोक्ति अलंकार बनेगा। क्या बनेगा? विशेषोक्ति अलंकार के अंतर्गत आपके स्थान दिया जाएगा।
और ये जो पंक्ति आपको मिलती है वो कबीर दास की पंक्ति मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पंक्ति है किसकी पंक्ति है, तो याद रखिएगा ये कबीर दास की पंक्ति मिलती है। किसकी पंक्ति मिल जाएगी? कबीर दास के अंतर्गत इस पंक्ति को स्थानीय जगह हम दे सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, कमला किस गण का उदाहरण है? देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका आया है और ये छंद से प्रश्न आपके जरूर से आने ही आने हैं। अगर हम देखेंगे तो छंद से जो प्रश्न है आपके वो पूछे जाने की संभावना बनती है और 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे। तो कमला किस गण का उदाहरण है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, अगर हम कमला की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको गणों का ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले किसका ज्ञान होना जरूरी है? गण के बारे में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको गण ही नहीं पता है तो आप निकाल कैसे पाओगे? देखिएगा, गणों की संख्या 8 होती है। अगर आपसे कभी पूछे गण कितने होते हैं, तो गण जो होते हैं 8। कितने गण होते हैं? 8। और इसका सूत्र होता है एक, कौन सा है? यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। अब अगर हम इस सूत्र की बात करते हैं यमाता राजभान सलगा की, तो देखिएगा, यगण है, दूसरा है मगण, तीसरा है तगण, चौथा है रगण, फिर है जगण, फिर है आपका भगण, भगण के बाद आपका आएगा नगण और है सगण। तो 1 2 3 4 5 6 2 8, यानी ये पहला गण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है और ये सातवां है और आठवां है आपका। ठीक है, जितने गण होते हैं तो प्रत्येक गण अगर आपसे पूछा जाए कितने अक्षरों से मिलकर बनता है तो 3 अक्षर से। अगर पूछा जाए कि जो गण है कितने अक्षरों से मिलकर बनता है तो 3 अक्षर होते हैं। प्रत्येक गण में कितने अक्षर? 3 अक्षर होते हैं। और प्रत्येक गण की जो मात्रा है वो याद रखिएगा कि अलग अलग मात्रा है। जैसे यगण है तो यगण की मात्रा बनेगी 1 2 2, मगण की मात्रा है 2 2 2, तगड़ की मात्रा है आपके सामने 2 2 1, रगड़ की मात्रा है आपके सामने 2 1 2, जगड़ की मात्रा है 1 2 1, मगण की मात्रा है मगण नहीं भगण है, मगण नहीं भगण है, भगण की मात्रा है 2 1 1 2 1 1। और यहाँ देखिएगा नगड़ में चले जाइएगा तो 1 1 1 और सगड़ में चले जाइएगा तो ये आपका बन जाएगा 1 1 1 1 और 2 बनकर आ जाएंगी। ये हमारे 8 गणों की मात्राएं मिल गई। ये क्या मिल गई? 8 गणों की मात्राएं मिल गई आपको। अब देख लीजिएगा, इसमें पूछा गया है कमला, तो का में 1 1 और 2, तो इसका मतलब 1 1 2। कहाँ गया भैया 1 1 2? तो 1 1 2 मतलब ये सगण है। तो अगर इसमें पूछा जाए कौन सी मात्रा बन जाएगी तो पहला वाला सही जवाब बन जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर सगण बनेगा। इसका सबसे सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो क्या मिल जाएगा? सगण आपका सही जवाब बनकर आएगा। देखिएगा, गणों को याद कर पाना संभव नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि गण को क्या आप रट सकते हो तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। सबसे अच्छा तरीका है कि पहले गण का सूत्र याद कर लीजिए, यमाता राजभान सलगा, और जब आपको सूत्र याद हो जाए तो प्रत्येक गण को लिख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपका 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में आपके पूरा का पूरा गण आप लिख लोगे, मात्राएं निकाल लोगे और फिर आराम से जवाब दीजिए। क्योंकि जो आपका वनडे एग्जाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक एक नंबर भी आपका आवश्यक होता है। अगर एक नंबर भी आपका छूट गया तो फिर समझिएगा गड़बड़ हो जाएगा ना। क्योंकि मेरिट जो बनती है एक एक नंबर को जोड़कर ही आपकी बनती है। तो इन चीज़ों को भी क्या है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर की। अगर हम आपसे बात करें तो 10वें नंबर पर चलते हैं। 10वें में क्या कहा गया है? निम्न में कौन सा अर्धमात्रिक छंद नहीं है? अर्धमात्रिक छंद की बात की गई है कि निम्न में से कौन सा अर्धमात्रिक छंद आपका नहीं होता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि अर्धमात्रिक छंद नहीं होता है तो आपको बता दूं कि जो छंद होते हैं, पहली बात तो छंद के 2 भेद होते हैं। छंद के कितने? 2। एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद आपका होता है। 2 छंद होते हैं। तो एक आपका मात्रिक, मात्रिक छंद के अगर देखा जाएगा तो 3 भेद बनते हैं। एक आपका क्या बनता है?
देखिएगा अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर देखा जाएगा तो मात्रिक छंद के जो भेद बनते हैं 3 है। कितने हैं? 3 आपके भेद सामने बनकर आ जाते हैं ना। एक सममात्रिक, एक है सममात्रिक, दूसरा है अर्ध सममात्रिक, और एक है विषम मात्रिक। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि मात्रिक छंद के, तो मात्रिक छंद के कितने भेद बनते हैं? 3। एक सममात्रिक है, एक अर्ध सममात्रिक है, और एक जो बनता है विषम मात्रिक बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि बताइए अर्ध सममात्रिक। तो अब देखिएगा सममात्रिक के अंतर्गत 4 गीत हरि आता है, 4 गीत हरि। चा का मतलब चौपाई, इसके अंतर्गत कौन आएगा? चौपाई आएगा। देखिए बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ट्रिक के साथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने बताया 4 गीत हरि। चा का मतलब चौपाई, रा का मतलब रोला होता है, गीत का मतलब गीतिका, गीत का मतलब क्या होता है? गीतिका, और हरि का मतलब हरि गीत का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, तो आपने कहा कि चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका, ये जो आपके आएंगे किसके अंतर्गत आएंगे? सममात्रिक के अंतर्गत। अर्ध सममात्रिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप दोहा पढ़ते हो, सोरठा भी पढ़ते हो, सोरठा भी पढ़ते हो, उलाला भी यहीं पर पढ़ते हो, बरवे छंद भी यहीं पर आप पढ़ते हो ना। तो अगर इनकी बात हम करते हैं तो ये चारों छंद आपको कहाँ मिल जाते हैं? तो आपका जवाब होगा अर्ध सममात्रिक में। विषम मात्रिक में आप आओगे तो इधर आपको कुंडलिया मिलता है। क्या मिलता है? कुंडलिया मिलता है, और एक आपको छप्पय मिलता है। क्या मिलता है? छप्पय। तो आप देख लीजिएगा निम्न में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पर अगर आपसे देखा जाए तो बरवय भी है, इसके साथ साथ छंद नहीं है, नहीं है पूछा गया है। तो अभी हमने बताया कि बरवय इसी के अंतर्गत आता है, दोहा आपका जो है इसी के अंतर्गत है, और कहाँ गया? सोरठा इसी के अंतर्गत, सोरठा भी इसी के अंतर्गत, एक आपका बच गया छप्पय। अब आपसे पूछा जाए कि छप्पय को हम किसके अंतर्गत स्थान देंगे, तो जो आपका छप्पय छंद बनेगा इसे जो जगह दिया जाएगा वो आपके विषम मात्रिक में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? विषम मात्रिक में चला जाएगा। तो 10वें का जो सबसे सही जवाब होगा तो आप कह सकते हो छप्पय आपका बनेगा। तो कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? तो आप बताओगे इसके अंतर्गत जो आता है आपका वो छप्पय छंद को स्थान नहीं दिया जाता है। किसको स्थान नहीं दिया जाता है? तो आप बताओगे कि हम छप्पय छंद को इसके अंतर्गत स्थान या जगह नहीं देते हैं। ठीक है, चलिएगा 11 नंबर पे आ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णित छंद है? अगर हम आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा वर्णित छंद है, अभी देखिएगा हमने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। अब देखिएगा वर्णित छंद की बात अगर हम करते हैं तो छप्पय अभी हमने बताया कि मात्रिक छंद है, इसके साथ साथ रोला भी हमने आपको बताया, सोरठा भी बताया, उपेंद्र वज्रा आपका बताया। तो उपेंद्र वज्रा जो है ये वर्णित छंद है, याद रखिएगा। वर्णित छंद के अंतर्गत किसको स्थान देंगे? उपेंद्र वज्रा। अगर आपका इंद्रवज्रा भी पूछ ले तो इंद्रवज्रा भी जो छंद है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो आप कह सकते हो कि इसे भी हम किसके अंतर्गत स्थान देते हैं? तो वर्णित छंद के अंतर्गत स्थान देते हैं। अगर कभी आपसे पूछ ले कि शिखरणी छंद किसमें आते, तो इसी में है। वसंत तिलका आपसे पूछ ले कि बताइए वसंत तिलका किसके अंतर्गत आता है, तो वसंत तिलका भी किसके अंतर्गत है? इसी के अंतर्गत है। शिखरणी छंद की बात की जाए तो शिखरणी छंद भी किसमें है? वो इसी के अंतर्गत स्थान आपके दिया जाता है। तो ये सभी छंद जो बनेंगे वो आपके कौन से छंद माने जाएंगे? वर्णिक छंद में। और उपेंद्र वज्रा में पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 वर्ण आपको देखने को मिलते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए उपेंद्र वज्रा जो छंद है कैसा छंद है, तो वर्णिक छंद है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णों की संख्या बता दीजिए तो आप बता सकते हो कि 11 वर्ण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखा जाएगा तो सोरठा में आपको पता है कि 24 मात्राएं होती हैं। रोला में भी अगर आपसे पूछा जाए कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर भी आप बता सकते हो कि कुल मिलाकर मात्राओं की संख्या 24 आपको देखने को मिलती है। कितनी मिलती है? 24 मात्राएं मिलती हैं। तो 11 का सबसे सही जवाब जो बनेगा वो उपेंद्र वज्रा के अंतर्गत स्थानीय जगह हम दे सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अंगिका, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमने अंगिका शब्द लिखा है तो यह किस राज्य की बोली है, तो बोली की बात की गई है। तो आपको पता है कि अंगिका अगर हम शब्द को तोड़ दें, देखिएगा बहुत आसानी से जवाब दे सकते हो। तो अगर इसे हम तोड़ते हैं तो अंग धन इका,
अगर इसे हम तोड़ दे तो क्या मिलेगा, अंग धन इका बराबर अंगिका बनता है। अब अंग अगर देखा जाए तो पहले के समय में कहाँ मिलता था, बिहार के समय में। अंग राज्य की बात की जाए तो अंग राज्य जो आपको देखने को मिलता था पहले कहाँ मिलता था, बिहार में मिलता था। तो अंग कहाँ था, बिहार में। तो अंगिका जो जुड़ी है किससे जुड़ी है, बिहार से आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है, यहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो अंग राज्य जो पहले था वो कहाँ था, बिहार में था, इसीलिए अंगिका जो कहाँ की बोली है तो आप बता दोगे कि बिहार राज्य के अंतर्गत इसे हम स्थानीय जगह आपके दे सकते हैं। ठीक है, चलिएगा 13 नंबर पर चलते हैं। 13 नंबर में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के अर्थ में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बोली जहां उत्तम पुरुष हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में किया जाता है। देखिएगा, वैसे अगर कभी आपसे पूछता है कि मैं जो है ये किसके लिए है, तो आप याद रखिएगा मैं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। और अगर आपसे पूछे कि मैं का बहुवचन क्या होता है, तो मैं का बहुवचन हम बनता है। लेकिन हमारे यहाँ यूपी में आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे आप प्रयागराज से हो, मैं प्रयागराज से हूँ, तो भाई अगर कई बार आप कहते हो ना, कोई पूछता है कि कहाँ गए थे बताओ, तो कहते हो हम यहाँ गए थे। क्या कहते हो, हम यहाँ गए थे। अब हालांकि देखा जाए तो हम शब्द जो है वो तो आपका क्या होना चाहिए था, बहुवचन के लिए। लेकिन कई बार हम अवधि बोली, क्योंकि प्रयागराज का जो क्षेत्र आपका पूछा जाए, जो प्रयागराज है आपका कौशाम्बी है, इधर प्रतापगढ़ आपका है, इधर फतेहपुर आपका है, और कानपुर में भी अगर देखा जाएगा कुछ इलाकों पर अवधि का प्रयोग होता है, लेकिन कानपुर में ज्यादातर कन्नौजी का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तो अगर वहां पर भी पूछा जाए कि बताइए हम किस बोली का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर देखा जाएगा अवधि है। और अवधि में जो मैं है, मैं का स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, हम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अवधि बनकर आपके सामने आएगा, अवधि जो बनेगा राइट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अवधि जो काव्य है उसमें सबसे बड़ा काव्य कौन सा लिखा गया, तो आपको पता है कि रामचरितमानस। और किसका है, तो ये भी सब आपको पता है, तुलसी बाबा का है। अगर हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो किसका काव्य है, तुलसी। और ये महाकाव्य है। कैसा काव्य है, तो याद रखिएगा इसे महाकाव्य के अंतर्गत स्थान हम देते हैं। इसे हम किसके अंतर्गत, महाकाव्य के अंतर्गत स्थान देते हैं। तो यहाँ पर सबसे सही जवाब की अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें है, तो अवधि में बन जाएगा। अवधि में रचित आप कोई रचना बताइए पूछ सकता है, तो रामचरितमानस है। रामचरितमानस पूछ ले किसकी रचना है, तो तुलसीदास जी की रचना है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि इसमें कितने कांड है, तो याद रखिएगा इसमें कांडों की जो संख्या है वो 7 कांड है। कितने कांड मिलते हैं, तो 7 कांड आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो 7 कांड आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे तो आप जवाब दे सकते हो। 14 नंबर पे आ जाइएगा, गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाओं के अंतर्गत इसको हम स्थान या जगह देते हैं। तो अगर कहीं पर गैल शब्द का प्रयोग किया गया है या भैल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना है कि इनका जो प्रयोग आपका किया जाता है वो किस बोली में किया जाता है। गैल भैल किस बोली की क्रियाएं हैं ये बताना है। चलेगा, जवाब दीजिएगा। तो ये जो क्रियाएं आपको मिलती हैं, गैल शब्द का प्रयोग मिले, भैल शब्द का प्रयोग मिले, तो ये भोजपुरी के अंतर्गत आती है। किसमें भाई, गैल वैल शब्द का प्रयोग। आप कभी भोजपुरी मूवी देखते हो कि नहीं देखते हो, तो भोजपुरी मूवी जब आप देखते होंगे तो उसमें आप देखिएगा उनके कभी शब्दों को देखिएगा कि किस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। तो वो गैल और भैल शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो भोजपुरी के अंतर्गत इसे स्थान दिया जाता है। भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है, तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगर आपसे पूछा जाए हमारी भाषा क्या है, एक ही भाषा है जिसका नाम है हिंदी। हिंदी के अंतर्गत 5 आपकी उपभाषाएं आती हैं, और 5 उपभाषाओं में एक जो है आपकी बिहारी है। बिहारी के अंतर्गत 3 आपकी आती है। बिहारी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 3। एक तो भोजपुरी है, एक आपकी मैथिली है, और एक आपको जो देखने को मिलती है वो मगही आपको देखने को मिल जाती है। तो कुल मिलाकर 3 मिलती हैं। तो भोजपुरी जो है वो सबसे
व्यापक स्तर पर है और वर्तमान में भोजपुरी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। वर्तमान में इसका जो देखा जाए तो जो विस्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे यूपी में भी आपको कई रोहित राय जी स्वागत है आपका। हाँ बिल्कुल, ये जो क्लास आपको रोहित जी मिल रही है ये लाइव क्लास ही चल रही है और ये क्लास जो हमारी रहती है रात्रि 9 बजे से रहती है। हिंदी की जो क्लास है आप याद रखिएगा, हिंदी की जो क्लास है ये रात्रि 9 बजे से होती है। कितने बजे से है? रात्रि 9 बजे से आपको प्रतिदिन क्लास मिलती है हिंदी वाली। तो ये डेली आपकी क्लास होती है हिंदी की और ये इस समय भी आ, आपकी क्लास है जो चल रही है। बिल्कुल आप हमारे साथ अगर यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपी के लिए, इसके साथ साथ अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाल के लिए, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई के लिए, अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेट के लिए भी, इन सभी के लिए क्लास आपकी ये उपयोगी है। क्योंकि हिंदी व्याकरण जो आती है हर जगह आपको मिलेगी, क्योंकि यूपी का अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से प्रश्न आपको मिलने ही मिलने होते हैं। तो रात 9 बजे से क्लास आपकी होती है। डेली क्लास को आप क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। आज हमारा चौथा ही प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और बहुत जल्दी हम थ्योरी वाली क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो चलिएगा, ये भोजपुरी में आपको देखने को मिलता है और हमने कहा कि भोजपुरी कहाँ मिलती है, तो इसे जो आपके स्थान दिया जाता है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। किसमें स्थान दिया जाता है? तो बिहारी हिंदी जो आपका बनेगा वो राइट आंसर बनकर आ जाएगा। 14 का ए बनेगा। अच्छा, महोबा से आप हैं, बुंदेलखंड से आप हैं, बुंदेलखंडी उधर प्रयोग होता है, यानी आपकी जो बोली होगी कौन सी बनेगी? बुंदेलखंडी के अंतर्गत आपके स्थान दिया जाता है ना, जिसमें आल्हा है, खंड आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा, तो वो आपका आता है ना। बिल्कुल रोहित राज जी, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैकर में और हमारे साथ आप डेली क्लास अटेंड कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने ये लिखे हुए हैं 9628 वाला, इन कॉन्टेक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिएगा, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सी जो ध्वनि है वो अवधि में आपकी नहीं होती है, तो पहले ऑप्शन में आप देखिएगा, एक ऑप्शन आपको मिलता है का, एक ऑप्शन आपको मिलता है अड़ा, एक ऑप्शन है ना और एक ऑप्शन है मा। तो कौन सी ध्वनि जो होती है वो अवधि में हम प्रयोग नहीं करते हैं? तो याद रखिएगा, अवधि में जो है वो अणा का प्रयोग जो है वो देखने को नहीं मिलता है। अवधि में ना सॉरी अणा का प्रयोग आपको देखने को नहीं मिलता है। अणा का जो परिवर्तन है वो हमेशा किसमें हो जाता है? ना में आपका हो जाता है ना। तो अगर कहीं पर चरण शब्द है, कहीं पर चरण शब्द है, तो इसे चरण न कह के इसे चरण कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? चरण। तो चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं और सुबरन को खोजत फिर कब व्यभिचारी चोर, ये पंक्ति आपने पढ़ी होगी ना। अच्छा, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं ना? अच्छा, रोहित जी कह रहे हैं कि हाँ, फिर तो आप भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि एसएससी में हिंदी की उपयोगिता है नहीं, वो आपसे पूछा भी नहीं जाता है। तो हो सकता है कि उसके प्रश्नों का आप जवाब ना दे पाएँ। 8 बजे से भी एक क्लास होती है जिसमें आप जीएस पढ़ते हो, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं अगर जीएस आपको पढ़ना हो। मॉर्निंग में एक क्लास होती है हमारी 8 बजे से, उसमें मैथ आपका चलता है, तो मैथ से भी आप जुड़ सकते हो। मतलब आप उसमें से चूज कर सकते हो, जो आपको सब्जेक्ट आपके हों उनमें से आप कर सकते हो ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो ओड़ा की जो ध्वनि होती है वो अवधि में आपके प्रयोग नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए 15 के बाद 16 नंबर पे आ जाइएगा। कामता प्रसाद गुरु ने वाह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद मानने हैं? अगर हम कामता प्रसाद गुरु की बात करते हैं तो वाह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने गए हैं? अगर देखा जाएगा 3 भेद माने गए व्यंजन के, या 5 भेद माने गए, या 4 भेद माने गए, या 2 भेद आपके माने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करते हैं कि व्यंजन के जो भेद बनते हैं वो कितने बनते हैं, तो याद रखिएगा व्यंजन के जो भेद बनते हैं वो 3 भेद बनते हैं। कितने? 3 भेद आपको देखने को मिलते हैं व्यंजन के। कितने? एक आपका बनता है स्पर्श व्यंजन, पहला जो भेद है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसके साथ साथ एक आपका होता है ऊष्म व्यंजन, भी आप पढ़ते हो ना, कौन सा व्यंजन आप पढ़ते हो? ऊष्म व्यंजन भी आपको देखने को मिल जाता है ना। तो स्पर्श व्यंजन आपको पता है इनकी संख्या क्या होती है? वो आपको जो देखने को मिलती है वो 25 मिल जाती है। ऊष्म व्यंजन अगर कभी आपसे पूछे कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो जो संख्या आपको देखने को मिलती है वो 4 मिलती है। तो स्पर्श व्यंजन जो आपके होते हैं वो का से लेकर माँ तक होते हैं, का से माँ तक। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी 4 होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो आपको इसमें तीनों सा आ जाते हैं। इसके साथ साथ आपके हा को भी स्थान दिया जाता है। किसको स्थान दिया जाता है? हा को भी आपको स्थान दिया जाता है। तो तीनों सा और हा आपके मिल जाते हैं।
तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कामता प्रसाद के अनुसार कितने बनकर आ जाते हैं। तो आपका जो जवाब बनेगा वो 3 के अंतर्गत स्थान या जगह हम दे सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। निम्नलिखित में से जो कंठ ध्वनियां हैं वो कौन सी कंठ ध्वनि के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। कंठ का मतलब अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो थोड़ा डायग्राम से भी इन चीजों को आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे देखिएगा, चित्र तो बहुत अच्छा नहीं बनता क्योंकि भैया हम हिंदी के शिक्षक हैं, तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चित्र उत्र की आवश्यकता पड़ती नहीं है ना। अगर यहीं कोई विज्ञान वाले शिक्षक होते तो वो आपको और अच्छे से बता पाते कि भैया कैसे बनता है। तो मान लीजिएगा कि आदमी है, यहाँ से जो शुरुआत होती है वो कंठ से होती है। उच्चारण स्थान हमारे 5 मुख्य होते हैं। कौन कौन से? तो पहला बनता है कंठ बनकर आएगा। दूसरा जो बनकर आपके सामने आता है तालु बनता है। कंठ है, तालु है। तीसरा जो बनता है मूर्धा बनता है। चौथा जो बनता है ये दंत बनकर आपके सामने आता है। और पांचवा जो बनता है वो ओष्ठ बनते हैं। तो कुल मिलाकर उच्चारण स्थानों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो उच्चारण स्थान जो आपके बनते हैं वो 5 बनते हैं। कंठ बनता है, तालु बनता है, मूर्धा बनता है, दंत बनता है और ओष्ठ बनकर आते हैं। बाद में इनको और एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो और भी उच्चारण स्थान आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे दंत और ओष्ठ को मिला दोगे तो दंतोष्ठ आपको मिल जाएगा। तो ऐसे बन जाते हैं आपके ना। कंठ और ओष्ठ को मिला दोगे तो कंठोष्ठ भी बन जाता है। तो वो आपकी संख्या फिर बढ़ जाती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि हिंदी में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो मुख्य रूप में जो आपको देखने को मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने मिलते हैं? 5 मिलते हैं, याद रखिएगा। तो कंठ पूछा गया है तो हमने एक दिन आपको और भी बताया था पहली क्लास में कि जो आपका का वर्ग है, अगर आपसे पूछा जाए का वर्ग, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, याद रखिएगा। का वर्ग में कौन कौन से आएंगे? तो का भी आता है, खा भी आता है, गा भी आता है, घा भी आता है और अंगा आता है। ये आपके का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिलाकर वर्गों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। काचा टाटा पा, कुल मिलाकर कितने वर्ग? तो 5 वर्ग। कौन कौन से? का है, चा है, टा है, ता है और पा। तो कुल मिलाकर ये कितने वर्ग बनते हैं? 5 वर्ग आपको देखने को मिलते हैं। काचा टाटा पा आपका। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब सीधे सही आपको पता चल गया होगा कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियों के अंतर्गत हम का और खा को स्थान दे सकते हैं। किसको? का और खा जो आपका बनेगा वो बेस्ट आंसर बनकर आ जाएगा। 17 का ए जो विकल्प होगा वो राइट आंसर के अंतर्गत स्थान हम दे सकते हैं। ठीक है, तो कंठ ध्वनियां पूछी गई तो आप बता ही सकते हो। आगे बढ़े, 18 नंबर पे आते हैं। ओड़ा ओढ़ा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ओड़ा और इसको ओढ़ा है। ओढ़ा ओढ़ा, डा ढा नहीं है। कुछ लोग इसको डा और ढा बोलते हैं, तो ये डा और ढा आपका नहीं होता, ये ओढ़ा ओढ़ा, याद रखिएगा। उच्चारण इनका होगा ओढ़ा ओढ़ा और इनका जो उच्चारण होता है ये डा है और ये ढा है आपका। ठीक है, तो इनका डा ढा और ये ढा। तो उढ़ा ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियां आपकी होती हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जा सकता है। दोनों गलत बात की गई है, दोनों महाप्राण है नहीं और ये तालब के अंतर्गत नहीं आती। ये आपकी आएंगी कहाँ पे? मूर्धन्य और उत्क्षिप्त ध्वनियां होती हैं। उत्क्षिप्त का मतलब होता है झटके के साथ बाहर फेंकना। अगर कभी आपसे पूछे कि उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो झटके के साथ बाहर फेंकना, उसी को हम कहते हैं उत्क्षिप्त। तो आप इनका उच्चारण करके देखिए, ओढ़ा ओढ़ा, ओढ़ा ओढ़ा। तो जो जिह्वा है वो वायु को झटके के साथ बाहर फेंकती है। जब वायु को झटके के साथ बाहर फेंकती है, इसलिए इनको हम उत्क्षिप्त ध्वनियों के अंतर्गत स्थानीय जगह दे सकते हैं। तो 18 का जो सबसे सही जवाब है वो कौन सा बन जाएगा? वो उत्क्षिप्त ध्वनियां यानी बी वाला आपका ऑप्शन बनकर आ जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि का, चा, टा यानी टा, ठा, डा, तो कंठ, तालु, मूर्धा, ये मूर्धा के अंतर्गत आपके आते हैं। तो डा और ढा का भी और ओढ़ा और ओढ़ा दोनों का उच्चारण स्थान एक होगा। हालांकि जो वर्ण है वो अलग है, प्रोनाउंसिएशन आपका अलग अलग होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा उच्चारण स्थान तो दोनों का उच्चारण स्थान समान बनकर आएगा। उच्चारण स्थान में कोई परिवर्तन यहाँ पर आपके नहीं किया गया है। चलेगा, 19 नंबर पे आ जाइएगा। धा का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया। जो धा ध्वनि होती है, धा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो अगर हम धा ध्वनि के उच्चारण स्थान की आपसे चर्चा करते हैं तो देखिएगा, ता है, था है, दा है, धा है और ना। तो ता, आप बोलिए ता। तो जब आप ता बोलते हो ता, तो जिह्वा जो है आपकी दांतों को छूती है। आप जब भी ता का उच्चारण करें तो जिह्वा कहाँ छूनी चाहिए? दांत को। ता, था, दा, धा,
ना, ये आप बोलते हो। तो इसका मतलब जब जिह्वा दांत को छू रही है तो इसका मतलब उच्चारण स्थान क्या बनेगा, दंत बनकर आपके सामने आ जाएगा। तो धा का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो धा का जो उच्चारण स्थान बनता है उसे हम दंत के नाम से संबोधित कर सकते हैं। किसके नाम से, दंत के नाम से इसे संबोधित किया जा सकता है या आपके जाना जा सकता है। ठीक है, और आ जाइएगा आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नों की संख्या आज हमने 20 ही रखी थी। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि कौन सी है। हिंदी की अग्र ध्वनि की बात की जाए कि भाई बताइए अग्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इसके साथ साथ आवृत्ताकार, तो आ धन वृत्त धन कार बराबर आवृत्ताकार बन जाएगा। तो आ का मतलब नहीं, वृत्त का मतलब गोला, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो मुख है वो गोल आकृति का ना बने, तो उन्हीं को हम आवृत्ताकार कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आ आप बोलते हो तो वृत्त बन जाता है, लेकिन दीर्घा बोलोगे तब भी बन जाएगा। लेकिन दो वर्ण है, एक ई है और ए है, तो इन दोनों के वर्णों में वृत्त नहीं बनता। तो इसका मतलब यहाँ पर दो हो सकते हैं, या तो ई हो सकता है या तो ए आपका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो अग्र पूछा गया है, अब अग्र पूछा गया है तो इसका मतलब यहाँ पर जो बनेगा वो सबसे सही, और समृद्ध भी पूछा गया है तो समृद्ध के अंतर्गत जो हम स्थान देते हैं वो ई को देते हैं। किसको स्थान देते हैं, ई को। तो यहाँ पर 20 का जो सबसे सही जवाब बनेगा वो बी वाला बनकर आपका आ जाएगा। 20 का जो बनेगा वो बी बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो प्रश्नों की श्रृंखला थी दोस्तों मित्रों, वो हमारे 20 प्रश्न हम लोग लेकर आए थे। कल प्रश्नों की संख्या आपको और भी अधिक देखने को मिल जाएगी। तो आप डेली हमारे साथ क्लास को अटेंड कर सकते हैं। टाइमिंग आपको बता दूं कि शाम को, शाम नहीं कह सकते, रात्रि कह सकते हैं ना, शाम तो अलग हो जाएगा। तो रात्रि को जो हमारी क्लास होती है, रात्रि को 9 बजे से हिंदी का प्रैक्टिस सेशन चलता है। तो जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे साथ इस प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेशन में आपको जो प्रश्न कराए जाते हैं बहुत ही बहुमूल्य प्रश्न आपके होते हैं, और ये सेशन हमारा डेली आपका चलता है। तो चलिएगा, कल रात्रि में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, और कितने बजे मुलाकात होगी तो टाइमिंग याद रखिएगा, रात्रि को 9 बजे है। तो सभी लोगों को शुभ रात्रि है, सभी लोगों को गुड नाइट है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद है, नमस्कार है, जय हिंद है और जय भारत है।